हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 14 रीजनल पावर्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने सोशल साइंस के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर से वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में कुछ वीडियो देंगे तो उसका आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो वीकनेस था, जो वीकनिंग था दिल्ली सल्तनत का, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से शुरू होता है। कैसे शुरू हुआ था देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वीडियो मैंने बहुत ही एक क्रिस्टल क्लियर किया है स्टूडेंट्स चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 7 हिस्ट्री का। तो आप लोग पहले दिल्ली सल्तनत को समझिएगा, तभी आप लोग आगे के चैप्टर्स को समझ पाइएगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप दिल्ली सल्तनत को भी जरूर समझ लीजिएगा। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था दिल्ली टू देवगिरी। फिर वो रिटर्न करते हैं, रिट्रीट करते हैं, फिर वो देवगिरी से फिर से दिल्ली आते हैं। क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र किया था अपना कैपिटल, ताकि वो नीचे साउदर्न साइड में वो जो है नज़र रख पाए। नज़र वो नहीं रख पाए तो इसके लिए उन्होंने अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। क्योंकि सुल्तान थे वो इफेक्टिव सुपरविजन नहीं दे पा रहे हैं इधर साउदर्न प्रोविजंस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए समझिए इस चीज़ को कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके टाइम से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आई दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? तो रिज़ल्ट ये हुआ कि 15वीं सेंचुरी के दौरान बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है ये इंडिया में इमर्ज होते हैं। कौन कौन से थे? विजयनगर, बहमानी, अहोम, मेवाड़, मरवाड़ और कश्मीर। ओके, अब देखिए इस मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए कश्मीर ग्रीन कलर में जितने भी आपको दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए लोधी किंगडम, मारवाड़, मेवाड़, बहमानी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, और इधर आप देख लीजिए अहोम और असम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर देखते हैं। विजयनगर किंगडम जो है ये संगम के दो बेटों की तरह खोजा गया था। क्या क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। 1336 में अपने गुरु विद्यारण्य से के इंस्पिरेशन से वो एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, विद्यानगर विजयनगर तुंगभद्र रिवर के बैंक में। ओके, तुंगभद्र रिवर, इस रिवर का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है क्योंकि इसी के बैंक में विजयनगर है। अब इसे हम्पी कहा जाता है। दोनों ब्रदर्स जो है ये होयसाला टेरिटरीज के पूरे को डोमिनेट करते हैं अपने 3 ब्रदर्स के असिस्टेंस से। ठीक है, बुक्का जो है अपने ब्रदर हरिहर के को सक्सीड करता है 1356 में। ये 1377 तक रूल करता है। ठीक है, और इस पीरियड के दौरान वो क्या करता है कि वो अपने होल्ड को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखता, आगे बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। देवराया 1 और देवराया 2 जो है ये विजयनगर एम्पायर के फेमस रूलर्स थे। कृष्ण देव राय जो है ये लास्ट फेमस रूलर थे विजयनगर के। ठीक है, तुलुक डायनेस्टी के थे। विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट फेमस रूलर थे कृष्ण देव राय, लास्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये तुलुक डायनेस्टी के थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं सभी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो ग्रेट जनरल और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनका जो पीरियड था ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस पीरियड कहा जाता है तुलुक डायनेस्टी का। सबसे बेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है तुलुक डायनेस्टी का। ठीक है, इनके पास 8 सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज जो रूलर्स थे विजयनगर के वो सबसे ज़्यादा बैटल्स में इन्वॉल्व रहते थे बहमानी किंगडम्स के साथ। उनका सबसे ज़्यादा बैटल्स बहमानी किंगडम्स के साथ हुआ करता था। वो मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए तो मिलिट्रली भी वो स्ट्रांग थे बहमानी से। तो जो मेन रीजन था उनके बीच के कन्फ्लिक्ट का वो रायचूर के डोमिनेशन पे था। रायचूर दोआब के डोमिनेशन पे था, जो कि बहुत ही फर्टाइल और रिच एरिया था। ठीक है, फर्टाइल एरिया का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर खेती बाड़ी की जाए तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर सॉइल जो ये फर्टाइल था। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा होते रहता था बहमानी किंगडम के रूलर के बीच में, विजयनगर एम्पायर के रूलर के बीच में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल
Abdul Razzaq from Persia and other foreign visitors have written a lot in praise of the administration and flourishing trade of Vijayanagar Empire. देखिए विजयनगर। डोमिंगो पेस पुर्तगाल से डोमिंगो पेस, ठीक है, पर्सिया से अब्दुल रज़क और बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स जो है ये विजयनगर के फ्लोरिशिंग ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है, इन सभी के नाम्स को आप लोगों को नेम्स को आप लोगों को याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेड था स्टेट का वो किंग था। ठीक है, वो एक काउंसिल के हेल्प से रूल करता था जो कि इमिनेंट नॉबल्स को इंक्लूड करता था, जो कि उसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। जो किंग थे वो चीफ हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और जुडिशरी के। ओके, जो काउंसिल थे वो किंग को एडवाइस करते थे, लेकिन जो किंग है वो बाउंड नहीं थे उस चीज़ों का एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब कि एक तरह से उन चीज़ों पे वो एक तरह बोला जा सकता है ना, उन पे वो उनको कोई फोर्स नहीं था कि वो इन सभी चीज़ों पे काम करे ही करे। बस उनका काम था कि वो एडवाइस दे, किंग अपना डिसीजन लेते कि वो काम करे या ना करे उस पर। जो कॉइन्स थे उस पीरियड के वो इस चीज़ को फॉलो, मतलब इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो किंग है ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। जैसे देखिए कॉइन्स क्या क्या है विजयनगर एम्पायर के, ये देखिए यहाँ आप क्या पढ़ पा रहे सेकेंड वाले कॉइन में श्री कृष्ण जी है ना। डू यू नो, जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ करता था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विजयनगर एम्पायर जो है राज्यास प्रोविंसेस, कोट्टम डिस्ट्रिक्ट को कोट्टम कहा जाता था, नाडु विलेज का ग्रुप नाडु कहलाता था और विलेज को ग्राम भी कहा जाता था। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ विलेज नाडु, कंफ्यूज नहीं होना, ग्रुप्स ऑफ विलेज नाडु और विलेज को ग्राम कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं वैष्णविज्म जो है ये पीपल के मेन रिलीजन थे। पीपल के मेन रिलीजन क्या थे, वो वैष्णविज्म थे। उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज रिवेन्यू सिस्टम था और लैंड रिवेन्यू जो है ये मेन सोर्स था स्टेट के इनकम का, ये मेन सोर्स था कस्टम ड्यूटी के साथ, ग्रेजिंग टैक्स के साथ, मैरिज टैक्स के साथ। जो मोटो था विजयनगर किंग्स का वो था कि गुड्स को प्रोटेक्ट करना है और गुड्स को प्रोटेक्ट करना है और विग्ड को पनिश करना है। ठीक है, विग्ड को पनिश करना है और गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। सोसाइटी एंड कल्चर, जो सोसाइटी और कल्चर था ये मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ करता था। नॉबल्स थे, हाई ऑफिशियल्स जिन्हें कहा जाता था, ब्रिक ट्रेडर्स, मिडिल क्लास और कॉमनर्स। ओके, सोसाइटी जो है ये वर्ण सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता था। ब्राह्मण्स जो है ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन को एंजॉय करते थे। जो वुमेन थे उन्हें भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिया जाता था। वे संस्कृत में वे एजुकेटेड होते थे और संस्कृत में वे अच्छे से वर्स्ड हुआ करते थे, संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस में। उन्हें डांस और म्यूजिक की भी ट्रेनिंग दिए जाते थे। पॉलीगैमी जो है ये रिच के बीच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनके पास सिर्फ एक ही वाइफ हुआ करता था। ठीक है, कॉमन पीपल के साथ पास जो सिर्फ एक ही वाइफ हुआ करता था। सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज जो है ये भी प्रिवेलेंट था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देयर वेर देवदासीज इन द टेम्पल्स फ्रॉम परफॉर्मिंग पूजा करने के लिए टेम्पल्स में देवदासीज हुआ करते थे। एजुकेशन जो था ये मेनली इम्पार्टेड था टेम्पल्स में, मठ्स में, जो कि किंग के द्वारा ग्रांट किया जाता था। सयाना जो है ये ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के, जो कि वेदास पे कमेंट्रीज लिखते हैं। ओके, महानवमी फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता था एक बहुत ही ग्रेट जॉय के साथ और एंथुसियाज्म के साथ। ओके, मतलब एक बहुत ही मज़े के साथ इस फेस्टिवल को, महानवमी को सेलिब्रेट किया जाता था। हिंदूज जो है ये पॉपुलेशन में डोमिनेट करते थे, लेकिन दूसरे रिलीजन के पीपल्स भी जो है ये पीस और हारमोनी के साथ रहते थे। मतलब हारमोनी पीस क्या हो गया, शांति के साथ रहते थे, सभी खुश रहते थे, खुशहाली के साथ, शांति के साथ रहते थे। और हिंदूज जो है ये पॉपुलेशन में डोमिनेट करते थे। अब हम लोगों का क्या क्या हो गया, हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक हो गया, सोसाइटी एंड कल्चर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर के पास बहुत ही अच्छे अच्छे पैलेसेस और टेम्पल्स हुआ करते थे। ठीक है, विठाल स्वामी और विरूपाक्षा जो है ये सबसे फेमस टेम्पल्स हुआ करते थे उस समय। ओके, ये कहा जाता था कि उस समय जो सिटी था वो 7 वॉल्स के द्वारा सराउंडेड था। ओके, लार्ज पिलर हॉल्स को कल्याण मंडप कहा जाता था। ओके, और वे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई गेटवेज भी हुआ करते थे, गोपुरम, ये सब जो इस टेम्पल्स के कुछ सैलिएंट फीचर्स थे, अच्छे अच्छे फीचर्स थे। लाइफ साइज स्टैचूज किंग्स और क्वींस के ये आर्ट और मतलब कि स्कल्पचर्स के आर्ट के सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल्स थे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आता है, तो आप लोगों को चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आप लोग चैप्टर्स को ईजिली समझ पाएंगे। ओके, संस्कृत, तेलुगु और तमिल, कन्नड़ जो है ये लैंग्वेजेस थे और उनके जो लिटरेचर थे, मतलब और लिटरेचर जो था वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था इस पीरियड के लिए। ओके, हम लोग देखते हैं बहमनी किंगडम। 1347 में हसन गंगू एक ऑफिशियल थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ये अलाउद्दीन हसन बरम शाह के टाइटल को एज्यूम करते हैं और बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश करते हैं, समझ गए। 1347 में हसन गंगू एक ऑफिशियल थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के टाइटल को एज्यूम करते हैं और बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश करते हैं। ये अपने किंगडम को डिवाइड करते हैं 4 तरफ प्रोविंसेस में, गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बिलार। बनी डायनेस्टी जो है ये 18 रूलर्स के अंडर में 175 ईयर्स तक रूल करता है। फिरोज शाह बहमनी जो थे ये सबसे फेमस रूलर थे जो कि 1397 से 1422 तक रूल करते हैं, ठीक है, 1397 सी से 1422 तक। ये बहुत ही लर्नड मैन थे, ओके, और ये गुड कैलीग्राफिस्ट भी थे और अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ में ये बहुत सारे वर्सेस को भी कंपोज करते हैं। ओके, फिरोज शाह ये डेक्कन को एक कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे इंडिया का। ओके, बहुत से लर्नड मैन और स्कॉलर्स जो है ये डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं, मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेटरी को बिल्ड करते हैं दौलताबाद में। फिरोज शाह जो है ये इंडक्ट करते हैं हिंदूज़ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्हें जो है थ्रोन को छोड़ना पड़ता है अपने ब्रदर अहमद शाह के हाथ में, जो कि अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिरार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, 1463 से 18 के बीच में मोहम्मद गवन जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, बट इन रियलिटी मतलब सच्चाई में यदि देखा जाए तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वही कंट्रोल करते थे। जो किंग थे वो 8 तरफ में डिवाइड हुआ करते थे, तरफदार्स के अंदर में, ठीक है, 8 तरफ मतलब प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ करते थे तरफदार्स के अंदर में। जो सैलरीज और पर्क था ये सभी नॉबल्स के लिए, एक नॉबल्स के लिए फिक्स्ड हुआ करता था, ठीक है। सैलरीज को कैश में दिया जाता था, कैश के रूप में दिया जाता था, जागीर के फॉर्म में दिया जाता था। गवान जो है गवान जो है ये बिल्ड करते हैं ग्रेट मदरसा और बिरार में एक सबसे बड़ा कॉलेज बोला जा सकता है, ये बिल्ड करते हैं। जो बिल्डिंग था ये सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड था, मतलब बहुत ही डेकोरेटेड था, ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर वो बिल्डिंग था टाइल्स से। ओके, उसमें 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स हो सकते थे अकोमोडेट, ठीक है, मिल सकते थे एक तरह से बोला जाए तो। जो बहमनी किंगडम था वो कल्चर ब्रिज था हिंदू नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अहोम्स। देखिए ये सीरियली वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट में पढ़ा ना विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मरवाड़ और कश्मीर, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। जो अहोम्स थे ओरिजिनली मंगोलियन, मतलब कि बर्मा के मंगोलियन ट्राइब्स के थ्रू बिलोंग करते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। वे अपने किंगडम्स को ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली में समेकित किए हुए थे, संयुक्त किए हुए थे, जो कि नॉर्थ बंगाल और असम के एरियाज में थे। और जो नेम असम था ये अहोम से ही डिराइव्ड हुआ है। कमर ऊपर जो ये दूसरा किंगडम था वहाँ पर दोनों जो है ये हिंदू किंगडम्स थे। नुसरत शाह, बंगाल के नुसरत शाह जो ये इन किंगडम्स में कैप्चर करना चाहते थे, इन किंगडम्स को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है, अपना वहाँ पर शासन करना चाहते थे, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। इस पीरियड के दौरान जो अहोम है ये सुहुंगमिंग के द्वारा रूल किया जाता था। ये अहोम को सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है, स्ट्रॉन्ग किंगडम बना देता है और उसे असम नाम देता है, ठीक है। ये जो डायनेस्टी था ये लगभग 600 ईयर्स से भी ज़्यादा रूल करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेवाड़। जो राजपूत थे वो अपने पावर को इस्टेब्लिश करते हैं मेवाड़ में 8th सेंचुरी के दौरान, 8th सेंचुरी में। 1300 में चित्तौड़ जो कि मेवाड़ का कैपिटल था ये अलाउद्दीन खलजी के अंदर में आ जाता है। उनके डेथ के बाद इन्हें फिर से राजपूत के हाथ में लौटा दिया जाता है राणा हमीर के हीरोइक एफर्ट्स के कारण, ठीक है। किसके कारण? तो राणा हमीर के हीरोइक एफर्ट्स के कारण, हीरोइक प्रयासों के कारण। जो फेमस रूलर्स थे मेवाड़ के वो राणा कुंभा थे, राणा संग्राम सिंह थे, महाराणा प्रताप थे। राणा कुंभ जो है ये बहुत ही ब्रेव
जनरल्स और एक आउटस्टैंडिंग रूलर थे मेवाड़ के। ओके, ये 32 फोर्ट्स को बिल्ड करते हैं मेवाड़ के डिफेंस के लिए। राणा कुंभा जो है ये मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ को कंस्ट्रक्ट करते हैं मलबा के ऊपर। जब उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की थी तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी विक्ट्री को, अपनी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बहुत ही लर्नड रूलर थे, मतलब कि बहुत ही पढ़े लिखे रूलर थे। ओके, ये लिंग्विस्ट थे, ऑथर थे, मतलब कि लिंग्विस्ट का मतलब हो गया कि ये भाषाविद थे, बहुभाषी थे। ओके, ऑथर भी थे, इसके साथ वो आर्किटेक्ट भी थे और वीणा वादक भी थे, वीणा प्लेयर ऑफ रिप्यूट। राणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहा जाता है पॉपुलरली, जो कि राणा कुंभ के ग्रैंड सन थे, जो कि मेवाड़ में रूल करते हैं 15वीं सेंचुरी के दौरान। ये एक वास्ट राजपूत एम्पायर को बिल्ड करना चाहते थे, लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। ये ग्रेट जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता, लेकिन ये खनवा के बैटल को हार जाते हैं बाबर के अगेंस्ट में। खनवा के बैटल को हार जाते हैं 1527 में। बहुत सारे राजपूत रूलर्स को मुगलों द्वारा लुभाया गया। मेवाड़ जो है अकेले बाहर आयोजित करता है। ओके, 1567 में मुगल एम्परर अकबर जो है ये इसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। ये चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करते हैं और इसे ज़मीन में गिरा देते हैं। 5 साल बाद महाराणा प्रताप जो है ये मेवाड़ में आते हैं, मेवाड़ में रूल करने के लिए आते हैं। एक ऐसा किंग बिना कैपिटल के किंग, ठीक है, बिना राजधानी का राजा। ये हल्दी घाटी में, मतलब 1576 में हल्दी घाटी में शाही सेनाओं द्वारा लड़ते हैं। ओके, महाराणा प्रताप जो है ये अपने फॉलोअर्स को मेवाड़ के हिल्स में विड्यू करते हैं, जहाँ से वो मुगल्स जो थे उन्हें परेशान करते रहते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से, तो गुरिल्ला वारफेयर, अगले 20 साल तक ये गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू से परेशान करते रहते थे। ओके, मरवाड़ जो राठौर थे राजपुताना के, ये मरवाड़ के स्टेट को फाउंड करते हैं 13वीं सेंचुरी के दौरान। राव जोधा जो है ये मरवाड़ के सबसे इम्पोर्टेंट किंग थे। ये जोधपुर के सिटी को फाउंड करते हैं, जो कि मरवाड़ का कैपिटल बनता है, ठीक है। ये मेहरान नगर के सिटी को फाउंड करते हैं। ओके, जोधपुर में। इनका जो सन था राव बीका, ये बीकानेर सिटी को फाउंड करता है। मेवाड़ और मरवाड़ जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट पे थे, जो कि उन्हें वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। मतलब कि मेवाड़ और मरवाड़ के बीच में कन्फ्लिक्ट था, एक तरह से बोल सकते हैं उनके बीच में हमेशा युद्ध ये सब होते रहता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कश्मीर। यहाँ पर देखिए राव जोधा का इमेज आपके पास बनाया गया है। ये आप इस फिगर में आप देख पा रहे कीर्ति स्तंभ, जो कि चित्तौड़ में है कीर्ति स्तंभ। ये किसके द्वारा बनाया गया, मैंने आपको बताया था, ये राणा कुंभ के द्वारा बनाया गया था। ओके, और कब बनाया गया था, तो जब इन्होंने मलबा पे विक्ट्री किया था, मतलब जब इन्होंने मलबा जीता था। कश्मीर जो है ये हिंदी रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता था। उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण जो फॉरेनर्स थे ये इस पर अटैक करके इसे कैप्चर नहीं कर पाते थे। 14वीं सेंचुरी के मिडिल में शाह मिर्जा जो है ये कश्मीर में मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करता है और हिंदू रूल को ख़त्म कर देता है। क्या नाम था, शाह मिर्जा। ओके, शाह मिर्जा। इनके जो सक्सेसर थे सिकंदर शाह 1386 से 1410 सी तक, और जैनुलुद्दीन जो थे ये फेमस रूलर्स थे कश्मीर के। जैनुल अब्दीन जो है ये 1420 से 70 सी तक रहते हैं। ओके, जो कि एक लिबरल और फार साइटेड रूलर थे। ये रिलीजियस टॉलरेंस के हिंदूज के टुवर्ड्स में रिलीजियस टॉलरेंस के पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ये कॉज स्लॉटर को बंद कर देते हैं और हिंदूज पे जजिया एबॉलिश करते हैं। उसके साथ साथ ये हिंदूज को हाईएस्ट पोजीशन जॉब भी देते थे। ये महाभारत और राजतरंगिणी को अरेबिक और पर्शियन में ट्रांसलेट करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये पर्शियन के क्लासिक्स को पाते हैं और ये अरेबिक्स के क्लासिक्स को पाते हैं, जो कि ट्रांसलेटेड थे संस्कृत में। अबुद्दीन जो है कॉपर और सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, इशू करते हैं। अलाउद्दीन खलजी के जैसे ही ये मार्केट और प्राइसेस पे कंट्रोल रखते थे। आपने अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, ठीक है। उन्होंने वेट लॉस वाले जो चोरी करते थे, वजन चोरी करते थे, उन पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये किए हुए थे, वो पकड़ बनाए हुए थे। किस प्रकार का काम वहाँ पर कोई नहीं कर पाता था।
ठीक है। इसके साथ साथ ये आइटम्स को इम्पोर्ट भी करते थे जो कि शॉर्टेज में रहते थे, जैसे कि लद्दाख से साल्ट मंगवाते थे। सुल्तान जो ये बहुत सारे क्राफ्ट्स को इनकरेज करते हैं, जैसे कि शॉल, कारपेट वीविंग, स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग, ठीक है, ताकि वो स्टेट इकोनॉमी को डेवलप कर सके और पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर सके। जेनिया लंका एक आइलैंड जो कि वुलर लेक में है, ये एक फाइन स्पेसिमेन है इंजीनियरिंग स्किल्स का, उस पीरियड के दौरान इंजीनियरिंग स्किल्स का एक फाइन स्पेसिमेन है। ओके, जैनुल आबिदीन जो है ये अपने पैलेस को बिल्ड करते हैं और एक मॉस्क्यू जो है ये आइलैंड पे बिल्ड करते हैं। ये बादशाह को रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं, जो कि ग्रेट किंग थे कश्मीर के द्वारा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इसी के तहत हम लोगों को ये चैप्टर जो है यहाँ पर एंड होता है। मैंने आपको एक एक किंगडम्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तभी तक आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, जब आगे की चैप्टर्स के वीडियोस भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स, आप लोग अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।